नमस्कार, मैं प्रेरणा शर्मा थिंक टैंक के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आजकल देश में बड़ी तेज चर्चा हो रही है कि क्या ममता बनर्जी और बीजेपी के केंद्र नेतृत्व के बीच में क्या कोई समझौता हुआ है या कोई डील हुई है। यदि ये डील हुई है तो किन शर्तों पर हुई है, किस लिए हुई है, इसका मकसद क्या है। क्या भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में लड़ाई नहीं लड़ना चाहती या फिर उसे ये लगता है कि वो लड़ने के लिए सक्षम नहीं है। वजह क्या है। अब ये सारी चर्चाएं शुरू हुई हैं जो राज्य के गवर्नर हैं जगदीप धनखड़, ममता बनर्जी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की एक बातचीत और उसके मुलाकात के अनुसार दार्जिलिंग में, क्योंकि ये मुलाकात हुई थी। अब गवर्नर जैसे पद पर बैठे हुए व्यक्ति जगदीप धनखड़, उन्होंने एक राजनीतिक मीटिंग अरेंज करवाई, क्योंकि ये नॉर्मल बात तो है नहीं। अब इसका मकसद क्या है। ममता बनर्जी ने बाद में मीडिया में कहा कि हम केवल चाय पे मिले थे, शिष्टाचार वर्ष मिले थे। तो अब ना ही ये चाय का मामला था, ना ही ये शिष्टाचार का मामला था, क्योंकि ये पूरी बैठक 2 घंटे तक चली। क्योंकि जो जगदीप धनखड़ है उनका दार्जिलिंग में होने का कोई मतलब नहीं था। अब हेमंत बिस्वा शर्मा का दार्जिलिंग में होने का कोई मतलब नहीं था, कोई ज़रूरत नहीं थी। और इसी तरीके से ममता बनर्जी और गवर्नर के बीच में पिछले सालों में 2-2.5 सालों में जो चल रहा है, मई 2019 में जगदीप धनखड़ गवर्नर बने थे पश्चिम बंगाल के। तब से ही दोनों के जो आपसी संबंध हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। और जिस तरीके की लड़ाई चल रही है दोनों में, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था जगदीप धनखड़ ने इस तरीके से काम किया था जैसे कि वो बीजेपी की पूरी लड़ाई अकेले लड़ रहे हों। वह पूरे काल में जितने टाइम वो गवर्नर रहे, अभी भी है, इतने पूरे समय में वो ममता बनर्जी और सरकार से लड़ते हुए नजर आए। पहला मुद्दा आया, कैबिनेट में एक प्रस्ताव भेजा विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए। उसमें गलती से 2 बजे दोपहर की बजाय 2 बजे सुबह का समय दर्ज हुआ। गवर्नर ने उसे उसी तरीके से मंजूर कर दिया और ट्वीट किया कि पश्चिम बंगाल की विधानसभा और सरकार एक इतिहास रचने वाली है। पहली बार विधानसभा का सेशन जो है रात को 2 बजे से शुरू होगा। अब सरकार को गलती समझ आ गई, तुरंत चीफ सेक्रेटरी ने गलती समझ आई, चिट्ठी भेजी कि इसको नज़रअंदाज कर दीजिए। दूसरी चिट्ठी भेजी जा रही है, उस चिट्ठी के आधार पर आप उसे मंजूरी दे दीजिए। राज्यपाल ने कहा सरासर नहीं हो सकता ऐसा। पहला सवाल उन्होंने उठाया, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी से कहा कि आप कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी नहीं है इस मामले में बोलने के लिए। संविधान जो कहता है गवर्नर वही बात मानेगा जो कैबिनेट बोलती है। तो कैबिनेट ने जो संस्तुति की थी उसको मान लिया राज्यपाल ने। अब कैबिनेट को दोबारा वही संस्तुति करनी पड़ेगी सुधार के साथ। जब तक ममता बनर्जी की कैबिनेट ने वो प्रस्ताव दोबारा नहीं भेजा, गवर्नर नहीं माने। अब दूसरा मुद्दा इसी पूरे मामले में, विधानसभा में विधेयक पारित किया गया और कहा गया कि अब जो राज्य के विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं राज्य की, उनमें वाइस चांसलर की नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री को होगा। और भी कई राज्यों में कर दिया है, क्योंकि ममता बनर्जी ने भी कर दिया। राज्यपाल ने उस विधेयक को लौटा दिया और कहा कि इसमें कोई इनपुट नहीं है और इसे पूरा कीजिए, और उसके बाद वाइस चांसलर की नियुक्ति करी। इस दौरान भी ममता बनर्जी कुछ नहीं कर पाई। लगातार उनके और ममता बनर्जी के संबंध जो हैं, और उसके बाद आप देखिए हेमंत बिस्वा शर्मा और ममता बनर्जी के संबंध। हालांकि पुराने समय में ये दोनों काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं, क्योंकि दोनों ही कांग्रेस में थे, क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस में ममता बनर्जी के जूनियर रहे। लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरीके की हिंसा हुई, पलायन हुई, पश्चिम बंगाल से हज़ारों लोग भागकर असम गए, तो उस समय हेमंत बिस्वा शर्मा ने काफ़ी आलोचना की थी ममता बनर्जी की। और उससे पहले 2019 के लोकसभा चुनावों में जब वो मेदिनीपुर आए थे बीजेपी के उम्मीदवार का प्रचार करने, तो उनके लोगों पर काफ़ी हमला हुआ, उनकी गाड़ी टूटी। चोट नहीं आई लेकिन गाड़ी में काफ़ी टूट फूट हुई थी। तो इन तीनों के संबंध इस तरीके के हों, यदि आपने वो पिक्चर देखी हो तो आपको लगेगा कि काफ़ी समय बाद बिछड़े हुए लोग मिले हैं
और इनके बीच की जो बॉन्डिंग है वो देखते ही बनती है। एक बात तो ये मानी जा रही है कि ममता बनर्जी को ये मैसेज दिया गया है कि जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाया जा रहा है, तो फिर ममता बनर्जी को क्या बताने की ज़रूरत है? राष्ट्रपति के मामले में तो बताया नहीं, जहां 49% वोट थी एनडीए के जब कैंपेन की शुरुआत हुई थी, और अब 62% से ऊपर जा रहा है। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में बीजेपी को एनडीए की भी ज़रूरत नहीं है, उन्हें अकेले ही अपने दम पर अपना उम्मीदवार जिताने की स्थिति है। ऐसे में कोई ऐसी स्थिति नहीं बनती कि ममता बनर्जी को पहले से कॉन्फिडेंस में लिया जाए, विश्वास में लिया जाए। राज्यपाल नियुक्त करते हुए 2019 में जब बनाया गया जगदीप धनखड़ को, तब ममता बनर्जी से जो एक परिपाटी है मुख्यमंत्री को कॉन्फिडेंस में लिया जाता है, बताया जाता है, और यदि आपके संबंध ठीक हों तो पूछा भी जाता है कि आपको ये ठीक लगता है कि नहीं लगता है। लेकिन जगदीप धनखड़ के अपॉइंटमेंट के समय केंद्र सरकार ने पूछा तक भी नहीं ममता बनर्जी से, उन्होंने विरोध भी किया इस चीज़ का, उनके अपॉइंटमेंट का, जगदीप धनखड़ के का। उन जगदीप धनखड़ और हेमंत बिस्व शर्मा के बीच जो बातचीत हुई है, चलिए मान लीजिए ये बताने के लिए था, लेकिन उसका कोई मैटर भी होना चाहिए, कोई कारण होगा उसके पीछे का। इसका मतलब ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी का शेष नेतृत्व करीब आ रहे हैं। अब इसे क्योंकि हमारे पास कोई सूचना नहीं है कि उस बैठक में क्या हुआ, क्या बातचीत हुई, पार्टी के केंद्र नेतृत्व ने हेमंत बिस्व शर्मा को क्या संदेशवाहक बना के भेजा, क्या संदेश भेजा, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, हालात, परिस्थिति के समय के सबूत, तो उसे अगर तलाशने की कोशिश करें, वो कड़ियाँ जोड़ने की कोशिश करें, तो बात कुछ आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। शायद मार्च के महीने में, जहाँ तक याद है मुझे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पे गए थे, उसके बाद से वह आज तक नहीं गए। उस समय गए थे तो पार्टी की बैठक हुई थी विधायक और पदाधिकारियों के बीच, वह एक बंद कमरे की बैठक थी। उसमें उन्होंने कहा था कि आप केंद्र सरकार के भरोसे मत रहिए, अपनी लड़ाई आपको खुद लड़नी है। ये एक बंद कमरे की बैठक थी जो बाहर नहीं जानी थी, लेकिन फिर भी बाहर आई। तो ये एक संदेश था, जो राष्ट्रीय पार्टी है, केंद्र की सरकार है, राज्य की जो इकाई है, उसमें थोड़ा सा जो है दूरी, ये फ़र्क आ रहा है कामकाज की शैली में, लेकिन और किसी मामले में नहीं है। तो पश्चिम बंगाल के मामले में राष्ट्रीय नेतृत्व ये चाहता है कि पश्चिम बंगाल की इकाई अपनी लड़ाई खुद लड़े, ये बात ठीक भी है। आज केंद्र में सरकार है, यदि नहीं होती तो क्या करते, तब तो आपको लड़ना ही पड़ता। तो इस लिहाज से उसमें कोई बुराई नहीं थी, लेकिन उस समय लगता था ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो पार्टी के लोगों को खड़ा करने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए कि आपको लड़ाई लड़नी है, तैयार रहिए, इसीलिए आपको ताकत जुटानी है। बीजेपी को पश्चिम बंगाल में काफ़ी सारी मुश्किलें हैं, ममता बनर्जी तो है ही, लेकिन उसके अलावा पार्टी की अपनी इकाई ही बहुत बड़ी समस्या है। आपसी लड़ाई जिस तरीके की है, स्टेट लीडरशिप के अंदर जो सीनियर लीडर्स हैं उनके बीच में जिस तरीके की वॉर चलती रहती है, उसको देखते हुए पार्टी की स्थिति खराब है। पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा हुआ है। 2021 के चुनाव के बाद जो हिंसा हुई है, हार से नहीं गिरा, लेकिन उसके बाद की हिंसा से ज़रूर गिरा है। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आप देखिए कि राष्ट्रपति के चुनाव में जिस तरह की वॉर चलती रहती है, उसको देखते हुए भी पार्टी की स्थिति थोड़ी खराब है। पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा हुआ है 2021 के चुनाव के बाद जो हिंसा हुई है। अब यहाँ पर हार से मनोबल नहीं गिरा, लेकिन हिंसा से मनोबल अवश्य ही गिरा है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आप देखिए राष्ट्रपति के चुनाव हुए। आपको इससे पहले कि बता दें एक बात, जब ये डील हुई है, ये मान लें, हालांकि इसकी कोई जानकारी भी नहीं है कि ये डील हुई है कि नहीं हुई है, तो ये काम पहले भी बीजेपी कर चुकी है। 2016 के जब चुनाव हुए थे, विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी बड़ी तेज़ी से तैयारियां कर रही थी। उस समय लग रहा था कि बीजेपी जो है नंबर 2 या नंबर 3 पार्टी विधानसभा में बन सकती है 2016 में ही। लेकिन अचानक से ही ये हुआ कि बीजेपी का जो केंद्र नेतृत्व था, उसका और ममता बनर्जी का समझौता हो गया साथ मिलकर चलने का।
तीस्ता वाटर को लेकर, रेउस रिवर वाटर को लेकर, ट्रीटी को लेकर और बांग्लादेश को लेकर, क्योंकि केंद्र सरकार को लग रहा था ममता बनर्जी साथ रहेंगी तो बांग्लादेश के साथ जो ट्रीटी होनी है उसके साथ आसानी होगी। तो एकदम से बीजेपी ने जो है हाथ पीछे खींच लिए। उसका नतीजा ये हुआ कि सिर्फ 3 सीटें आई 2016 के विधानसभा चुनाव में। उसके बाद फिर बीजेपी ने अपना रुख बदला, क्योंकि ममता बनर्जी का ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो कभी भी कोई गठबंधन या समझौता करती हैं या कोई इस तरीके का कोई भी सहयोग की बात करती है तो वो उसको अपनी शर्तों के आधार पर ही तब तक चलाती हैं जब तक उन्हें प्रॉफिट होता है, वरना उसे तोड़ने में उन्हें 1 सेकेंड नहीं लगती है। इसीलिए उनकी विश्वसनीयता इस मामले में बिल्कुल ज़ीरो है। उसके बाद से जो लड़ाई चली, उसके बाद नतीजा ये हुआ कि बीजेपी को 2019 के लोकसभा चुनाव में लोकसभा की 18 सीटें मिली, जो इस समय से पहले तक एक सपने जैसा था। ओनली 1 और 2 सीटें सिर्फ मिलती थी, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता था। उसमें सामाजिक समीकरण, प्रधानमंत्री की अपील और बहुत सारी चीज़ें थीं। लेकिन उसके बाद जो हुआ, खास तौर से 2021 के चुनावों के बाद, तो क्या भारतीय जनता पार्टी समझौते के मूड में आ गई है फिर से? समझौते में क्या क्या चाहिए ममता बनर्जी को? ममता बनर्जी को चाहिए कि जो अगला राज्यपाल नियुक्त हो, कम से कम उसमें उनकी मर्जी चले। मर्जी से मतलब है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो उन्हें परेशान ना करे, जो उनके साथ तालमेल बैठा कर चले। उस नियुक्ति से पता चल जाएगा कि कोई डील हुई है कि नहीं हुई है, कौन आता है और ममता बनर्जी का रिएक्शन क्या होता है उसकी नियुक्ति पर। दूसरी बात, आप देखेंगे कि जगदीप धनखड़ का नाम उपराष्ट्रपति पद के आने के बाद ममता बनर्जी का कोई रिएक्शन नहीं आया। अदरवाइज़ यदि ये डील जिसकी आशंका हम जता रहे हैं वो डील नहीं होती तो उनका विरोध आया होता। तीसरी बात, विपक्षी दलों की बैठक होनी थी जिसमें उपराष्ट्रपति का नाम तय होना था। उस बैठक में ममता बनर्जी नहीं गई। वो नहीं गई, इससे ये लगता है कि यशवंत सिन्हा का नाम जिसमें तय हुआ था अंत में औपचारिक रूप से, उसमें भी वो नहीं गई थी। वो भी एक संकेत था। यशवंत सिन्हा का नाम जिस बैठक में औपचारिक रूप से तय हुआ, उस बैठक में ममता बनर्जी नहीं गई, जिन्होंने खुद उनका नाम आगे किया था। और ममता बनर्जी ने यशवंत सिन्हा को चुनाव प्रचार के लिए पश्चिम बंगाल भी नहीं आने दिया। उसके अलावा उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए विपक्ष का जो उम्मीदवार चुना जाना था, जो कि अलवा चुनी गई, क्योंकि वो भी किसी कोई बंद कमरे की बात नहीं है। शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम अनाउंस करते समय कहा कि ममता बनर्जी को फ़ोन किया गया लेकिन वो फ़ोन पर नहीं आई, किसी कार्यक्रम में वह व्यस्त थी। ममता बनर्जी शरद पवार का फ़ोन भी ना उठाएं, ये आज से 15 दिन पहले की आप इमेजिनेशन कर सकते हैं। जिस तरह में दोनों के रिलेशनशिप थे, बातचीत होती थी, ऐसी स्थिति में आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि ममता बनर्जी शरद पवार का फ़ोन ना उठाएं। और ममता बनर्जी हमेशा से बीजेपी के खिलाफ नहीं रही हैं जितनी वह कांग्रेस के खिलाफ हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में उन्होंने एक बहुत सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर से कहा था, जब वह दिल्ली आई थी मिलने के लिए, कि तुम लोग हमको क्यों परेशान करते हो? हम तुमको क्या लगता है कि हम राहुल गांधी को कभी नेता मानेंगे? फिर हमें तुम क्यों परेशान करते हो? इस तरीके से हमें क्यों परेशान किया जाता है? ममता बनर्जी चाहती थी कि वह कांग्रेस के खिलाफ अभियान में बीजेपी की मदद करेंगी, बीजेपी उन्हें राज्य में शांति से सरकार चलाने में मदद करेंगे। तो अब क्या ये डील हो चुकी है? एक बार फिर बता रहे हैं कि कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो सर्कमस्टांसेस बदले हैं, परिस्थितियां बदली हैं, उससे आप देखिए। ममता बनर्जी से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में जगदीप धनखड़ के बारे में पूछा गया कि आपकी क्या राय है, तो उन्होंने बोला 21 जुलाई के बाद बोलूँगी। 21 जुलाई को राष्ट्रपति पद के चुनाव का नतीजा आएगा, तो उसके बाद क्या बोलेंगी उससे भी अंदाज़ा लगेगा। क्या वो जगदीप धनखड़ का समर्थन करेंगी या नहीं करेंगी, उससे भी अंदाज़ा लगेगा। यदि इस हाइपोथेटिकल बात का कंफर्मेशन होना है, यदि ये सच्चाई है, तो ज़्यादा समय नहीं लगना है। आज 20 जुलाई है, 21 जुलाई यानी कि कल के बाद हमें पता चल ही जाएगा 2-4-6 दिन में कि क्योंकि कोई उसकी औपचारिक घोषणा नहीं करेगा, लेकिन अंदाज़ा तो लग ही जाएगा।
लेकिन पश्चिम बंगाल के बीजेपी के नेताओं को समझ में नहीं आ रहा है। वो फोटो देखकर वो भी हैरान है कि ऐसा हो कैसे सकता है। जिस तरीके का संबंध इस समय देखा जा रहा है ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, उसमें इस तरीके की मुलाकात की कोई भी संभावना नहीं थी। बीजेपी के स्थानीय नेताओं को कल्पना भी नहीं थी इस चीज़ की, लेकिन दिखाई दे रहा है, ये सच्चाई है। क्योंकि आंखों देखी बात को हम झुठला भी नहीं सकते हैं, लेकिन हमेशा ये ज़्यादातर मामलों में बातें सही ही होती हैं आंखों देखी। अब क्या ये तस्वीर ज़मीन पे उतरने वाली है, इसकी जो तासीर है वो ज़मीन पर आने वाली है, कुछ दिनों में पता चल ही जाएगा, तब इस पर फिर से बात करेंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आपसे अनुरोध है, चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।